नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल की, दिल से जुड़ी बीमारियां, उनके कारण और निवारण की। और इन्हीं सब बातों को करने के लिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यतीन्द्र पोरवाल। पोरवाल साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इन दिनों जो देखने में आ रहा है कि दिल के कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, युवा लोगों को भी दिल की समस्याएं हो रही हैं और देखने पढ़ने में आ रहा है कि बच्चों को भी इस तरह की समस्याएं होने लगी हैं। तो दिल इतना कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है? देखिए, बेसिकली दिल एक मांसपेशी है जी। और उसका मेन जो शरीर में काम है वो है कि शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना। अच्छा। जैसा कि हम बेसिक बायोलॉजी सभी जानते हैं कि शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत है जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए। तो ये जो भी ऑक्सीजन या ग्लूकोज है वो हमें ब्लड के थ्रू मिलता है हर अंग को, और ये ब्लड सर्कुलेट जो सर्कुलेट होता है ये बेसिकली हृदय करता है। तो आप सोचिए, अगर हृदय काम ना करे तो बाकी अंगों को ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका फंक्शन बहुत क्रिटिकल होता है शरीर में। मतलब पूरे शरीर को चलायमान रखने के लिए दिल का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दिल का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमें इसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ये जैसा हम देखते सुनते आ रहे हैं कि इसमें कई तरह की समस्याएं भी आने लगी है। एक अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण हो रहा है इन दिनों की ये घटनाएं ज़्यादा हो रही है? देखिए, जो आजकल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में, मेनली ये जो भी सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं या लोगों को हृदयाघात आ रहा है, तो इनके कारण को समझने के लिए हम इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते जी। और दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी जिन्हें हम जिनका उपाय करके, जिनको हम कंट्रोल करके, हम उस रिस्क फैक्टर को, उन कारणों को ठीक कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे आपकी उम्र है वो अपने हाथ में नहीं है। अगर परिवार में हार्ट की बीमारी होने का इतिहास है वो हमारे हाथ में नहीं है, या शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहता है जो कि जेनेटिकली किसी का ज़्यादा रहता है, तो वो अपने हाथ में नहीं है। इन कारणों के लिए हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इनके बारे में इसलिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी होती। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिनको हम अगर जिन पे ध्यान दें तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मानते हैं। जैसे कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, धूम्रपान हो गया, या अनियमित जीवन शैली, अनियमित खान पान हो गया। इनके बारे में हम अगर इनको कंट्रोल करें तो हम हृदय रोगों से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हृदय रोग की बीमारियों को। जैसे आपने बात की कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल किस तरह प्रभावित करेगा? बेसिकली हार्ट, जैसे मैंने बताया, एक मांसपेशी है जी। इसको भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज चाहिए, और ये अपनी ब्लड की व्यवस्था खुद ही करता है क्योंकि हार्ट को तो कोई ब्लड देने नहीं वाला। तो हार्ट से 3 ब्लड की नसें निकलती हैं जो कि हार्ट की ही मांसपेशियों को खून सप्लाई करती हैं। राइट साइड में एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती है। तो जब इन ब्लड फ्लो, एक ये ट्यूब्स की तरह हैं, अगर ट्यूब्स में कहीं पे कचरा इकट्ठा हो गया या ब्लॉकेज हो गया तो आगे ब्लड फ्लो जो है हार्ट की मांसपेशियों तक बराबर नहीं पहुंच पाता है। जब उसमें ब्लड फ्लो बराबर नहीं पहुंच पाता है तो उसकी मांसपेशियों को काम करने में दिक्कत आती है, या उन मांसपेशियों को काम करने में परेशानी आती है और वो डैमेज हो सकती हैं, जिसके कारण हार्ट परमानेंटली खराब भी हो सकता है अगर ब्लड फ्लो परमानेंटली बंद हो जाए तो। और हृदयाघात में यही होता है कि जब नस ब्लॉक होती है उसके ऊपर अगर खून का थक्का सडनली जम जाता है और ब्लड अचानक से बंद हो जाता है हृदय की मांसपेशियों को मिलना, तो उसमें हार्ट पेन होता है या छाती में भारीपन आ जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। जी। तो ये किसी को हार्ट में पेन हो रहा है, एंजाइना पेन जिसे आप कहते हैं, या कोई कार्डियक अरेस्ट आने वाला है, ये हम क्या पहले से पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं हो सकती है, या फिर कोई ऐसा टेस्ट हो जिसको मैं करवा लूं और मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि साल 2 साल तो मैं सुरक्षित रहूंगा? जी जी। तो इसमें ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो जिन लोगों को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जैसे अगर कोई शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई धूम्रपान करता है, या किसी की अनियमित जीवन शैली, इन लोगों को अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। इसीलिए आजकल जो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप्स चले हैं या बेसिक हार्ट पैकेजेस ये जो चले हैं,
तो इनका पर्पज ही यही है कि इन कारणों को अर्ली स्टेज में जान पाना कि किन को ये कारण है, और जिनके ये कारण हैं उनको कारणों को कंट्रोल कर पाना जी। प्लस इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं जिसमें हम हार्ट को स्ट्रेस की सिचुएशन में डालते हैं जी। जैसे एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है जिसमें ईसीजी लगा के पट्टे पे चलाते हैं व्यक्ति को, और उस दौरान ईसीजी हम मॉनिटर करते हैं। अगर व्यक्ति को एक्सर्शन के दौरान, दौड़ने के दौरान ट्रेडमिल पे अगर ईसीजी में कुछ बदलाव देखने मिलते हैं तो उससे हम लोगों को अंदाज़ा लगता है कि इनको कहीं ना कहीं हार्ट की नसों में या हार्ट की मांसपेशियों को बराबर खून नहीं मिल रहा है। फिर उनके लिए हम एडवांस चेकअप कर सकते हैं, जैसे हार्ट की नसों में उनको उनके रास्ते को ही चेक कर लेना, जिसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। अच्छा। वो टेस्ट से हम इसको क्लियर कर पाते हैं। इस तरह से सिर्फ टीएमटी एक स्ट्रेस टेस्ट नहीं है, इसके अलावा स्ट्रेस इको हो सकता है जिसमें हम दवाई डाल के हार्ट पे स्ट्रेस देते हैं और ये देखते हैं कि स्ट्रेस की सिचुएशन में हार्ट की मांसपेशियां ठीक से पंप कर पा रही है या नहीं। इसके अलावा और भी कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, स्ट्रेस थैलियम, पेट सीटी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। एक तो ये कि अवेलेबिलिटी भी उनकी कम है। अच्छा। दूसरा दे आर वेरी कॉस्टली। तो इसलिए जो प्रमुख टेस्ट हैं या जो कॉमन सामान्य टेस्ट हैं वो टीएमटी, स्ट्रेस इको यही है इस वक्त। अगर इनमें कुछ दिक्कत आती है तो फिर हम एंजियोग्राफी करके उसको कंफर्म करते हैं कि वाकई में कोई परेशानी है क्या। जी, मतलब एंजियोग्राफी से आप पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति के हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है। जी, एंजियोग्राफी जैसा मैंने बताया हार्ट की नसों को चेक करने की एक जांच होती है। एंजियोग्राफी इज जस्ट अ टेस्ट। उससे ये पता पड़ता है कि हार्ट की मांसपेशी, ये जो नसें हैं जो मांसपेशियों को सप्लाई कर रही है, उनके रास्ते खुले हुए हैं या नहीं, या उनमें कोई चर्बी बन गई है और वो ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो एक बाहर से चर्बी बनने के जो कारण हैं, कहीं ना कहीं वही कारण जो है हार्ट के अंदर नसों में चर्बी बनने के कारण है, जैसे अनियमित खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब। ये जनरली कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है और वो अंदर नलियों में थक्के की तरह कुछ जम जाता है, इसके अलावा भी कुछ ब्लैक टाइप का भी कुछ जमता है जी क्या? तो बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आना, तो जो ब्लॉकेज है वो बेसिकली चर्बी ही है। अच्छा। और वो जो चर्बी है वो तब जमना शुरू होती है जब उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया है। अब हर किसी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ज़्यादा होता है तो वो हार्ट की नसों में चर्बी जमना शुरू हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कुछ अन्य रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर किसी के परिवार में इतिहास है कि टेंडेंसी है कि हार्ट की नसों में चर्बी बनने की टेंडेंसी, तो उनमें थोड़ा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उनमें हार्ट की नसों में चर्बी बनना शुरू हो जाती है। या किसी को ब्लड शुगर है तो शुगर के मरीजों में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि कहीं भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज बनाने की संभावना होती है। या कोई धूम्रपान करता है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उनमें इस तरह की कंडीशन ज़्यादा देखने मिलती है कि वो उनमें जल्दी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि धूम्रपान भी एक बड़ा कारण है ब्लॉकेज का? जी बिल्कुल, धूम्रपान एक बहुत बड़ा कारण है, स्पेशली हमारे बेल्ट में जी। क्योंकि हम एक आम बोलचाल में यही समझते हैं कि मोटे व्यक्ति या जो बिल्कुल निष्क्रिय है, अच्छा हट्टा गट्टा है, उसी को ही हार्ट की बीमारी होगी। लेकिन जब हम अधिकतर अपने कम्युनिटी में देखते हैं तो हम तो सब दुबले पतले ही हैं, फिर भी हमें हार्ट की बीमारियां हो रही है। तो इसलिए इंडियंस को ये भी कहा गया है कि दे आर थिन ओबीज, यानी कि वो दिखते दुबले हैं लेकिन एक्चुअली उनमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, अंदर ज्यादा होती है। और चर्बी के साथ साथ जो आजकल तो हम सिनेमा ही जाते हैं तो इतना वो लंबे चौड़े उसके धूम्रपान के इफेक्ट्स बताते हैं, तो दे आर ऑल रियल। हम उसको फेस करते हैं डेली रूटीन में। उनको हार्ट की समस्या हो सकती है, लकवे की समस्या हो सकती है, कैंसर की समस्या हो सकती है। तो धूम्रपान नो डाउट बहुत एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारे बेल्ट में स्पेशली ग्रामीण पॉपुलेशन में जो बीड़ी का धूम्रपान करते हैं, दिन के एक एक बंडल पी जाते हैं, तो उनमें हार्ट की नसें, जो हार्ट की बीमारी है वो तीसरे चौथे दशक में ही शुरू हो जाती है। अच्छा। कहते हैं कि 35 या 40 की उम्र के बाद में, अभी तो हम 35 में एडवोकेट करने लगे, एक बार अपना बेसिक चेकअप जरूर करा लेना चाहिए ताकि व्यक्ति को पता रहे कि उसका शुगर लेवल्स कैसा चल रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसा है। इसके लिए एक हमारी कम्युनिटी में एक हम टर्म बोलते हैं नो योर नंबर्स। अच्छा। यानी अपने नंबर सबको पता होना चाहिए कि मेरा शुगर लेवल कैसा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बीपी कैसा है। इनके कोई लक्षण नहीं होते हैं। व्यक्ति का हो सकता है शुगर 250-300, उसको कोई लक्षण नहीं हो। व्यक्ति का हो सकता है कोलेस्ट्रॉल 300-400 चल रहा हो, उसको कोई लक्षण नहीं हो। तो इसलिए हम जब ये चेकअप करेंगे तभी हमें पता पड़ेगा कि ये हमारे नंबर्स कैसे हैं। जैसे आपके नंबर्स हैं वैसा आप खान पीन रख सकते हैं। अच्छा। और थोड़ा बहुत खान पीन अलाउड रहता है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है तो हम आपको तला हुआ अलाउड नहीं करेंगे। जी।
या शुगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मीठे का परहेज आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। इस तरह से हम आप पेशेंट्स को डाइट एडवाइस करते हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं, इंदौर में खान पान के तो सभी शौकीन हैं और सेव के बिना हमारी जीवन और दिनचर्या शुरू ही नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और नेचुरली सेव भी जो बाजार में बनती है वो कई बार तेल में गर्म हो चुके तेल में बनती है, तो निश्चित ही इससे परेशानी तो होती ही है। जैसा कि आप बता रहे हैं, ब्लॉकेज की समस्या भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड, बाकी और अन्य चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन ये कई बार एसिडिटी का भी कारण हो जाता है। अब समस्या ये होती है कि एसिडिटी की जलन है या एसिडिटी का दर्द है, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो हमें समझ नहीं पड़ता है, रात बेरात अगर एसिडिटी हो गई तो अभी तो सभी डरने लगे हैं कि जरा सा पेन हुआ तो वो हॉस्पिटल भागते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि ये जो दर्द है, आप सामान्य रूप से हम कैसे समझें कि ये मुझे जो दर्द हो रहा है ये एसिडिटी का हो रहा है या कोई हार्ट रिलेटेड इश्यू इसमें है? जी, तो इसमें देखिए कई बार इनके लक्षण इतने समान होते हैं कि कई बार डॉक्टर तक को परेशानी आती है ये बताने में कि ये जो दर्द है ये हार्ट का है या ये गैस का है। उसके लिए खुद डॉक्टर को भी कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे ईसीजी या ब्लड की जांच की कोई अटैक तो नहीं चल रहा। तो आम जनमानस से ये अपेक्षा करना कि वो ये पहचान ले कि ये गैस का दर्द है या हार्ट का दर्द है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा। लेकिन फिर भी हार्ट के दर्द की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है या एक उसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कि हार्ट का दर्द यूजुअली चलने फिरने पे बढ़ता है। अच्छा। आराम करने पे ठीक हो जाता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। लेकिन जब हार्ट अटैक आता है किसी व्यक्ति को तो वो हो सकता है रेस्टिंग स्टेट में भी हो, उसके साथ कुछ टिपिकल सिम्टम्स जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि जब एसिडिटी होती है तो यूजुअली वो रेडिएट नहीं करता उसका पेन, लेकिन अगर हार्ट अटैक का दर्द है तो वो गले से लेके तो हाथ या नाभि तक कहीं पे भी रेडिएट कर सकता है। अच्छा। पीठ में रेडिएट कर सकता है। यूजुअली एसिडिटी के दर्द के साथ ऐसा नहीं देखा गया है। प्लस एसिडिटी का दर्द यूजुअली खाना खाने के बाद बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। हार्ट का दर्द जब हार्ट अटैक आता है तो उसका बहुत ज़्यादा खान पीन से कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज़ मोर रिलेटेड टू एक्सर्शन, यानी जैसे ही थोड़ा तनाव आया, हार्ट रेट बढ़ी, घबराहट हुई, वैसे ही हार्ट का दर्द आने की संभावना ज़्यादा होती है। बट अगेन, अगर ये कोई जो है रूल ऑफ थंब नहीं कि उस ऐसा ही होना है, इसलिए अगर आपको थोड़े भी रिस्क फैक्टर हैं, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या उसको ऑलरेडी हार्ट की कोई बीमारी है और उस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो हमेशा यही सुरक्षित रहता है कि डॉक्टर से जाके एक बार चेकअप करवा लें उसका। अब वो मान लीजिए कि किसी ने चेकअप करा लिया है, जो आप कहते हैं कि बेसिक जो चेकअप है, शुगर करा लिया है, हार्ट रिलेटेड बाकी टीएमटी करा लिया है और अदर टेस्ट भी करा लिए, उसके बाद भी अगर पेन महसूस हो तो क्या समझा जा सकता है उसको? देखिए, छाती दर्द, हर छाती का दर्द जो है हार्ट का दर्द है ऐसा नहीं है जी। छाती में जैसा हम समझ सकते हैं कि कई सारे दूसरे भी अंग हैं, लंग्स भी हैं, आहार नली है, फूड पाइप है, इसोफेगस है, स्टमक है, या उसके ऊपर त्वचा है, हड्डी है, मांसपेशी है। तो किसी भी चीज़ का अगर कोई कहीं से भी पेन सेंसेशन आ रहा है तो वो तो व्यक्ति जो है, या आम बोलचाल की भाषा में पेशेंट ये बोलेगा छाती में दर्द हो रहा है जी। लेकिन हर छाती का दर्द हार्ट का दर्द नहीं है। तो इसमें बेटर यही रहता है कि अगर हमें थोड़े भी आशंका है कि एक्सर्शन पे ज़्यादा हो रहा है या पसीना आ रहा है, हाथ में दर्द आ रहा है, उस तरह के टेस्ट, इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं तो हमें हमेशा यही रहता है कि डॉक्टर को जाके हमें चेकअप करा लेना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर टीएमटी किसी का नॉर्मल है, स्ट्रेस टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, शुगर कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है और फिर भी दर्द हो रहा है, तो संभावना ये है कि वो हार्ट रिलेटेड दर्द नहीं है, वो छाती में से कोई और उसका ओरिजिन का पॉइंट है जहाँ से दर्द आ रहा है। तो अगर ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति है और अपनी लाइफस्टाइल भी उसकी नॉर्मल जी रहा है, लेकिन वो इतना जब देखते पढ़ते सुनते हैं तो नेचुरली हमें भी टेंशन होने लगता है कि पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, तो किन चीज़ों का वो ध्यान रखे कि ऐसी स्थिति में ही डॉक्टर के पास जाए? जी, तो बेसिकली अगर हमको, जैसा मैंने बताया, अगर पसीने के साथ छाती में दर्द है जी, या कंधे में दर्द आ रहा है, पीठ में दर्द आ रहा है, प्लस थोड़ा चलने में थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, श्वास में तकलीफ आ रही है जी, उस स्थिति में हमें ये सस्पिशन रखना चाहिए कि ये दर्द जो है ये हार्ट का हो सकता है। स्पेशली अगर आपको पहले से रिस्क फैक्टर हैं, अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या पहले भी कहीं हार्ट की समस्या हो चुकी है या लकवा हो चुका है, इस तरह के मरीजों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये लक्षण जो हैं हार्ट के हो सकते हैं जी। इसके अलावा अभी तक हमने हार्ट के सामान्य लक्षणों के बारे में बात की है, कुछ असामान्य या जिसको बोलते हैं कि असामान्य लक्षण भी हो सकते हैं, स्पेशली मधुमेह के मरीजों में, डायबिटीज़ के मरीजों में
बुजुर्गों में या महिलाओं में इनमें एटिपिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। कई बार हम सुनते हैं साइलेंट अटैक आ गया, तो साइलेंट अटैक ये है कि छाती में भारीपन नहीं आया ज्यादा, लेकिन सिर्फ पसीना, घबराहट हुआ था, श्वास फूल गया था। इस तरह के जो मैंने अभी आपको बताया, बुजुर्गों में, महिलाओं में, डायबिटिक्स में, इनमें इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा कॉमन होते हैं। वो भी उतने ही खतरनाक होते हैं जितना छाती में दर्द के साथ होता है। कई बार साइलेंट अटैक जो है उसमें कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। अच्छा। तो हमको उसको उसकी ग्रेविटी को कम नहीं आंकना चाहिए, उसकी सीवियरिटी को कम नहीं आंकना चाहिए। कई बार जो सामान्य जो है लोग ये भी समझ जाते हैं कि छाती में दर्द नहीं आया यानी माइनर प्रॉब्लम थी, और दर्द आया यानी मेजर प्रॉब्लम। तो दर्द इस चीज का क्राइटेरिया नहीं होता है कि अंदर हार्ट की नसों में कितनी बीमारी है। उसका एग्जैक्ट जो पता है वो तो जांच से, जो कि एंजियोग्राफी से ही पता पड़ता है। और दर्द इस चीज का पैमाना नहीं है। कई बार हमको समझाने में भी दिक्कत आ जाती है कि ये जो आपके असामान्य लक्षण है ये हार्ट अटैक है। कई बार व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता है कि मुझे दर्द नहीं हुआ है तो शायद हार्ट की नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रेजेंटेशन आए दिन मिलते हैं हमें। सर्दी खांसी होती है या सर दर्द होता है तो भी कई बार ऐसे हो सकता है लक्षण? सर्दी खांसी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर ऑलरेडी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है जी, और सर्दी खांसी के साथ बुखार आया, बुखार से हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट के लिए एक्सर्शन जो है वो हार्ट रेट ही है। अगर हार्ट रेट, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है, तो हार्ट परसीव्स इट एज एक्सर्शन। जब बुखार आता है तब हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब भी हार्ट रेट बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई तो लिमिटेड है ब्लॉकेज की वजह से। तो कई बार उस दौरान भी हार्ट अटैक आने की संभावना या एंजाइना आने की संभावना ज्यादा होती है। प्लस जो सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट है, कई बार कफ सिरप्स लेते हैं हम, तो कुछ कफ सिरप्स के फॉर्मुलेशन में इस तरह के कंटेंट भी होते हैं जिससे थोड़ा सा हार्ट पे लोड आ सकता है। तो अगर ऑलरेडी हार्ट के मरीज हैं तो उसमें सर्दी जुकाम की दवाइयां भी डॉक्टरी सलाह से ही लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक तो ब्लड प्रेशर भी एक बड़ी भूमिका निभाता है, और कहते हैं कि कुछ बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती हैं कि थायराइड हुआ है तो फिर ब्लड प्रेशर होगा, फिर बीपी की आप दवाइयां ले रहे हैं फिर आपको शुगर होगा। तो क्या इनका कोई कोरिलेशन होता है आपस में? जी, इसको एक सिंड्रोम कहा गया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जी, जो कि मेनली अनियमित खान पान या अनियमित जीवन शैली वाले लोगों को हो जाता है, जिसमें मोटापा आता है। मोटापे के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मोटापे के कारण ही शुगर होती है। कई बार इसमें थायराइड भी शामिल हो जाता है। जी। तो अगर शुगर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, तो ये सब चीजें इकट्ठे चलती है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और इसका मेन कारण जो है वो अनियमित खानपान और अनियमित जीवन शैली, लाइफस्टाइल। तो मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और वो चाहता है कि वो उसको आगे कोई दिक्कत ना आए, तो किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाए वो और अपना ब्लड प्रेशर नियमित रख सके? देखिए, ब्लड प्रेशर के 85% टू 90% टाइम्स जो है कोई कारण नहीं होता है, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, यानी कि परिवार में ही ब्लड प्रेशर सबको चल रहा होता है। तो उसमें ब्लड प्रेशर अगर हो गया है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि खान पीन में नमक की मात्रा का सेवन कम करना है। जो भी नमक की मात्रा आप खा रहे थे उसको आधा कर देना है। जैसे सब्जी में आधा कर दिया, जो रोटी बन रही जिस आटे की उसमें आधा कर दिया। ऊपर से नमक नहीं डालना है। अचार, पापड़, नमकीन, इन सब चीज़ों का सेवन कम करना है। फलों का आहार ज़्यादा करना है। फल में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन अच्छा होता है। तो कुछ छोटे मोटे उनको एडजस्टमेंट डाइट के करने पड़ते हैं। नमक कम खाना है, फल ज़्यादा खाना है, पोटेशियम ज़्यादा लेना है, केला ज़्यादा खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। प्लस अन्य कुछ कारण होते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो करना है। जैसे वजन कम करने से ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। अच्छा, अगर व्यक्ति का 5 किलो भी वजन कम होता है या 2-4 किलो भी वजन कम होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर संभव है कि 10-15 मिलीमीटर मर्करी वैसे ही कम हो जाए। अच्छा। उसके अलावा तनाव इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कोई व्यक्ति की नींद बराबर नहीं हो रही है या तनाव रह रहा है, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सब इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर हैं हार्ट डिसीज के भी, क्योंकि इन्हीं से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और इसी से फिर अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट की बीमारियां। जी, तो दर्शकों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है लाइफस्टाइल सुधारने के बारे में, उसके माध्यम से भी आप अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा सुधार सकते हैं। एक तो नमक की मात्रा थोड़ी कम लेनी है, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वॉक भी करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मानसिक तनाव कम लेना है,
और नींद पर्याप्त लेनी है, तो निश्चित ही आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सुधर जाएगी, तनाव कम होगा और ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर लौट सकता है। जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि एक टेक्नोलॉजी में बूम आया है, या हमारे शहर के कई लोग टेक्नोलॉजी से जो है आईटी प्रोफेशनल्स हो गए हैं, या जिनका बेसिकली डेस्क जॉब हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो उनकी लाइफस्टाइल और ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। जी। हमेशा डेस्कटॉप के सामने बैठ के उनको काम करना होता है, अपने लिए बेसिकली समय नहीं निकाल पाते। तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि आधा घंटा अपने को एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे ही रहने वाले हैं हमेशा हमारे पास, कभी भी 25वां घंटा नहीं मिलने वाला है। उसी में से हमें आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। बिल्कुल। और अधिकतर कार्डियोलॉजी सोसाइटीज़ जो हैं अक्रॉस वर्ल्ड, वो ये बिलीव करती हैं कि अगर वीक के 150 मिनट यानी हफ्ते में 150 मिनट भी अगर हमने मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी की है, तो वो पर्याप्त है हार्ट की बीमारी से बचने के लिए। जी जी। इसका मतलब है कि हफ्ते में 5 दिन हमें सिर्फ 30 मिनट निकालना है, वो भी ब्रिस्क वॉक का। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये भी कुछ प्रोफेशनल ऐसे हो गए हैं, या कुछ जॉब्स ऐसी हो गई हैं कि वो इतना भी समय नहीं निकाल, मजबूरियां हो गई है। तो वो तो हमें अपने इन 24 घंटों में से ही हमें ये आधा घंटा ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम आगे एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई दिल से जुड़ी बीमारियों की, उनसे थोड़े से बचाव की जो हम कर सकते हैं। ये अगर बीमारी हो गई तो फिर इसके जो ट्रीटमेंट है, आजकल सुनते हैं कुछ लेज़र से भी होने लगा है, कुछ लोग आईवी से भी ब्लॉकेज क्लियर करने लगे हैं, और बाकी जो आपकी सर्जरियां हैं, कन्वेंशनल है या फिर एंजियोप्लास्टी है, वो तो है ही। तो इनमें से ये सब चीज़ें काम करती हैं? जी, तो देखिए, सबसे पहले जो है, अगर कोई हृदय रोग का व्यक्ति आया है जिसको एंजाइना हुआ है या हृदयघात हुआ है, तो उसको सबसे पहले एंजियोग्राफी उसकी हम करते हैं, जिससे हम उसकी हार्ट की नसों में बीमारी कितनी है ये जान पाते हैं। अगर उसमें कहीं भी हार्ट की नसों में चर्बी इतनी जमी हुई है कि आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 70-80% तक अगर उसका रास्ता जाम हो गया है, तो उसमें प्राय ये माना जाता है कि अब शायद उसमें उसको इंटरवेंशन लगेगा, या कुछ उसको रास्ते को खोलने का हमको प्रयास करना चाहिए। अगर वो ब्लॉकेज 50-60% से कम है, तो कई बार हम उन व्यक्ति को दवाइयों के माध्यम से भी कुछ समय के लिए उस दवाइयों पे स्टेबल रख सकते हैं, जिसमें कई सालों तक कई बार मरीज को किसी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 70-80% ब्लॉक हो गया है, तो इसकी संभावना काफ़ी कम होती है कि दवाइयों से उसको सुरक्षित तरीके से हम मैनेज कर पाएँ। उस कंडीशन में ब्लॉकेज कितनी हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई फोकल ब्लॉकेजेस है, तो उसको हम बलून से डायलेट करके उसमें जाली नुमा एक स्टेंट होता है, स्टेंट से फुला के उसको रास्ते को खोल सकते हैं, जिसको हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और अगर ऐसा है कि बीमारी चर्बी पूरी नसों में जमी हुई है, या स्टेंट से लगा उसको संभव नहीं है कर पाना ठीक, तो उसमें फिर हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसमें जो हार्ट की जो नसें ब्लॉक है उनको नहीं छेड़ते हुए एक नई नस लगा के और कनेक्ट कर देते हैं, ताकि उस नई नस के माध्यम से ब्लड फ्लो चलता रहे और हार्ट की मांसपेशियों को खून मिलता रहे। तो पुरानी जो ब्लॉक वाली नलियां हैं, उसके अलावा एक और नली लगा उनको यथावत छोड़ दिया जाता है, उनको टच नहीं किया जाता है, और नई नस को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम बाईपास सर्जरी बोलते हैं। फिर आपने जैसे लेजर की बात की, आईवीएस की, तो ये कार्डियोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स है उनमें कई सारे इनोवेशंस आ गए हैं, जिसमें हम हार्ट की नसों के अंदर जो वायर जाता है जिस एंजियोप्लास्टी के दौरान, उसके ऊपर एक दूरबीन चढ़ा सकते हैं, जिसको हम आईवस बोलते हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। उसके माध्यम से हम हार्ट की नसों में चर्बी कितनी है ये जान सकते हैं, कहाँ तक चर्बी का एक्सटेंट है, कितनी लंबी स्टेंट अगर लगाना है तो कितना लंबा लगाना है, कितना मोटा लगाना है। तो ये कुछ ये सब चीज़ें देख के और हम उसको स्टेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब आपने बताया कि अगर किसी तरह की समस्या हो जाती है तो इन उपायों से बचा जा सकता है, बीमारी को दूर भी किया जा सकता है। कई बार ये सुनते हैं कि मान लीजिए किसी को अटैक आया और उसने एंजियोग्राफी भी करा ली, तो अगर वो ब्लॉकेज निकले वो अच्छी बात है, उसको ट्रीट भी कर लिया। अगर सामान्य व्यक्ति भी अगर जाता है और एंजियोग्राफी कराता है, तो कहते हैं कि ब्लॉकेज तो कुछ न कुछ % मिल ही जाता है। देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए एंजियोग्राफी एक उचित टेस्ट नहीं है। कुछ ना कुछ मात्रा में चर्बी सभी की हार्ट की मांसपेशी जो नसें हैं उसमें
हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नॉर्मल, लेकिन अगर आपको लक्षण नहीं है तो एंजियोग्राफी करने की कोई आवश्यकता नहीं। एंजियोग्राफी तभी करने की आवश्यकता है जब हमें उसके टिपिकल सिम्टम्स मिल रहे हैं, उनको सिम्टम्स को हमें ठीक करना है जी। अगर वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है या हमें कोई हृदयाघात पड़ा है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए वो टेस्ट जरूरी है। सामान्य लोगों के लिए इसलिए एंजियोग्राफी टेस्ट नहीं है, इसलिए हम सामान्य लोगों को पहले टीएमटी कराते हैं या स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। जी जी जी। मतलब अटैक आने के बाद उसकी कितनी गंभीरता है, उसकी ब्लॉकेज की क्या स्थिति है, वो देखने के लिए वो टेस्ट है। जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की मांसपेशी को खून नहीं मिल रहा होता और उसके नसों में कंप्लीट ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। ब्लड फ्लो बंद होता है बेसिकली दो पार्ट से, एक होता है चर्बी बनना और एक होता है उस चर्बी के ऊपर थक्का बन जाना। अच्छा। तो जो खून पतला करने की दवाइयां हम देते हैं उससे सिर्फ थक्का वाला पार्ट जो है, जो थक्का है वो हट जाता है कभी कभी और खून का ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, लेकिन जो ब्लॉकेज जो चर्बी बनी हुई है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि दवाई पर रहने के बावजूद भी उस व्यक्ति को उस जगह उस ब्लॉकेज पे वापस से थक्का बन सकता है, उसको वापस अटैक आ सकता है और हर हार्ट अटैक के साथ जान का खतरा तो रहता ही है। जी जी। तो इसलिए एंजियोग्राफी हर हार्ट अटैक के पेशेंट को करानी चाहिए ताकि उससे ये देख सकें कि थक्का हटने के बाद भी उसमें ब्लॉकेज कितना है, उसको दोबारा हार्ट अटैक आने की रिस्क तो नहीं। अगर दोबारा हार्ट अटैक आने की रिस्क है तो उसको उसका पक्का इलाज करवाना चाहिए, या तो एंजियोप्लास्टी के माध्यम से या बाईपास के माध्यम से। जी जी। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि अगर दिल से जुड़ी कोई बीमारी होती है तो किस तरह उसे समझा जा सकता है, किस तरह जाना जा सकता है और डॉक्टर किस तरह उसका उपचार भी करते हैं। और आपने साथ में ये भी बताया कि अपनी लाइफस्टाइल सुधार के भी हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं और इन बीमारियों को थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।